हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ स्वतंत्रता के बाद के इतिहास से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। उदाहरण सहित इस पर विचार करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको राज्यों एवं प्रदेशों के राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन के बारे में चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो अपने शासन की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र वाले राज्यों में क्षेत्रों का पुनर्गठन शुरू कर दिया था, और तभी से राज्यों का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण की जो प्रक्रिया है वह सतत रूप से चल रही है। इसके अलावा अगर हम राज्यों के पुनर्गठन के फर्स्ट फेज की बात करें, जो कि 1850 से लेकर भारत की आज़ादी तक का फेज था, इस चरण में 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने निरंतर राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। इसमें सबसे पहले उन्होंने मध्य प्रांत के रूप में नई प्रेसिडेंसी का गठन किया और कई स्वतंत्र राज्यों जैसे कि असम और अवध को मुख्य प्रशासन प्रांतों का हिस्सा बना दिया। इसके बाद 1901 में पंजाब प्रांत के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी जिलों को उन्होंने एकीकृत करके उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का गठन किया। इसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा धर्म और भाषा के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ, और इसी स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद हम राज्यों के पुनर्गठन के अगर सेकंड फेज की बात करें, जो कि भारत की आजादी से लेकर आज तक का फेज है, जिसमें जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तब भारतीय नेताओं के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने की मांग रखी जाती थी, और इस मांग पर लगभग सबकी उस समय तक सहमति भी थी। लेकिन आजादी के बाद ये प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत हुआ कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या नहीं, और इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए कई सारे कमीशंस का गठन किया गया, जिसमें फर्स्ट था एस.के. धर आयोग और सेकंड कमीशन बनाया गया जे.बी.पी. आयोग, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इसके सदस्य थे। और इन आयोग ने रिकमेंड किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन के लिए केवल प्रशासनिक आधार होना चाहिए, भाषाई आधार उसके लिए नहीं होना चाहिए। और इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में राजनीतिक एवं प्रशासनिक आधार पर भारत संघ के राज्यों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया, जिसको कैटेगरी ए से लेकर कैटेगरी डी तक नाम दिया गया। लेकिन जो तेलुगु स्पीकिंग जो आंध्र प्रदेश था, उसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी वह काफी ज्यादा मजबूत थी, और जिसके लिए जो पोट्टी श्री रामल्लू थे उन्होंने अनशन किया, और इसी अनशन के परिणाम स्वरूप उनकी डेथ हो गई, जिसके कारण से ये जो राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग थी भाषाई आधार पर, उसने काफी ज्यादा आंख पकड़ ली। और इसी के परिणाम स्वरूप 1953 में सरकार के द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और जिन्होंने रिकमेंड किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन इसमें उन्होंने एक कंडीशन रखी कि उसमें जो उस भाषा को बोलने वाली जो पॉपुलेशन है वह 50% प्लस होनी चाहिए। इसके बाद सरकार के द्वारा 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पारित किया गया, जिसमें देश को 2 आधारों पर वर्गीकृत कर दिया गया, एक तो राज्य के आधार पर और दूसरा जो बनाया गया वह यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसी आधार पर 1956 में जो 14 राज्य और 7 यूटीज भारत में निर्माण किए गए, और आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जो कि भाषाई आधार पर गठित किया गया था। और जो आज हमें 28 राज्यों और 8 यूटीज की जो स्थिति भारत में देखने को मिलती है, वह 1956 के बाद से राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप ही देखी जा सकती है। इसमें जो पुर्तगालियों की अगर हम बात करें, जिस पर गोवा, दमन दीव, दादर एवं नागर हवेली और पुदुचेरी पे जो उनका अधिकार था, उससे जो प्राप्त कई जो क्षेत्र थे उसको यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया, और गोवा को फिर बाद में 1987 में राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का गठन एमपी से, झारखंड का गठन बिहार से, और जो उत्तराखंड का जो गठन किया गया वह यूपी से किया गया, और इसमें क्षेत्रीय सीमाओं को विभाजित करके ये नए राज्य बनाए गए। इसके अलावा 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पारित हुआ, जिसके फलस्वरूप तेलंगाना का गठन किया गया,
और इसके पीछे के कारक थे अंतर क्षेत्रीय असमानता के कारण, वहां पर सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन होना, अपर्याप्त औद्योगिक जो बुनियादी ढांचे होने चाहिए उनकी कमी, साथ ही साथ शैक्षिक एवं रोजगार के अवसरों की कमी होना तेलंगाना के गठन का कारण बना। इसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, जिसमें एक नई यूटी लद्दाख बनाई गई और जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। इसके अलावा जो दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव था, तो उनको एक करके एक यूटीज के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया है। तो ये हमने बात की राज्यों के पुनर्गठन के फेज 1 और फेज 2 की। अब अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज है और इसमें जो आर्टिकल 3 दिया गया है उसके माध्यम से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया जा सकता है। इस प्रकार जो राज्यों का पुनर्गठन है वह राजनीतिक एवं प्रशासनिक गतिशीलता की एक विकसित प्रकृति के संबंध में एक सतत प्रक्रिया हो सकती है जो कि लगातार चल रही है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास से। इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसके हैंड रिटन नोट की जो पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।